अपने चैनल के लाइव एजुकेशन के सिलसिले के दूसरे सेशन को हम मुनक्किद कर रहे हैं। पहले सेशन में चैनल का तारुफ था और उन मकासद का तयन किया गया था कि किन मकासद के तहत जो है हमने इस चैनल का को कायम किया है। और आज हम जिस मौजू को डिस्कशन में ला रहे हैं वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है। मैं दोबारा बात करता हूँ, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। आज जिस मौजू पे हम डिस्कशन करेंगे उससे पहले मैं चंद चीज़ों की वजाहत ज़रूरी समझता हूँ। एक चीज़ तो ये है कि कवानीन जो है उनके तमाम सेक्शन, तमाम उनके सब सेक्शंस अहम होते हैं तभी उस कानून का हिस्सा होते हैं। लेकिन उन सेक्शंस में कुछ सेक्शन मुसलसल ऑपरेशन में होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा उनको कोर्टों में उन सेक्शंस का इस्तेमाल होता है। लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि जिस कानून पे भी डिस्कशन करें, जिस लॉ पे भी हम डिस्कशन करें, उनमें कोशिश करें कि उनमें जो सबसे अहम तरीन सेक्शन हो उनको हम ज़्यादा फोकस करें। जैसे कि आप जानते हैं कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बुनियादी तौर पे प्रोसीजरल लॉ है। ये सिविल के जो क्लेम्स हैं, जो दावे हैं, उन दावों को कोर्ट में पेश करने के तरीक़ेकार, उन दावों को साबित करने के तरीक़ेकार, उन दावों को कोर्ट में किस तरह चलाया जाए और कोर्ट किस तरह प्रोसीडिंग्स करती है, इन तमाम जो ये चीज़ें हैं उनका मजमूआ जो है वो सिविल प्रोसीजर कोड है। आप जानते हैं कि हर चीज़ एक सिस्टम के तहत चल रहा होता है। फ़र्ज़ करें कि आप ने मैट्रिक का एग्ज़ाम देना है, तो मैट्रिक के एग्ज़ाम देने के लिए एक प्रोसीजर है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपके लिए लाजमी होगा कि आपने 9th क्लास के एग्ज़ाम में अपीयर हुए हों। आपके लिए लाजम होगा कि आपने एक रिक्वायर्ड अटेंडेंस जो है हासिल की हो। आपके लिए लाजम होगा कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा हो। आपके लिए लाजमन होगा कि आपके पास एडमिट कार्ड हो। आपके लिए लाजमन होगा कि आप सेंटर में आए। आपके लिए लाजमन होगा कि आप एग्ज़ाम में बैठें। ये प्रोसीजर है मैट्रिक के एग्ज़ाम को देने का। इसी तरीके से अगर किसी गाड़ी को आप ऑपरेट करते हैं तो सबसे पहले आपके लिए लाजिम होगा कि आपके पास वैलिड लाइसेंस हो, आपको गाड़ी चलाना आता हो, गाड़ी में पेट्रोल हो, गाड़ी के लिए साफ रास्ता हो, गाड़ी के मैनुअल जो इंजीनियरिंग में उसका जो मैनुअल है, ऑपरेटिव मैनुअल जो है उसका
आपको इतरार हो। इस तरीके से जब आप सिविल कोर्ट में जाएंगे अपने दावे के साथ, तो किसी न किसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। आपको ये बात हैरानकुन और अजीब लग रही होगी कि मैं लॉ के टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ और इंजीनियरिंग को कोट कर रहा हूँ, एकेडमिक जो दीगर जो चीज़ें हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बुनियादी मकसद मेरा ये है कि मैं बजाय इंतहाई सख्त मुश्किल टर्मिनोलॉजी जो बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसको कोट करूं और टर्मिनोलॉजीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करूं, बेहतर है कि मैं ज़िंदगी से मुतल्लिक रोज़मर्रा के हमारे काम काज हैं उसके अंदर जो हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं हम उनको कोट करके और अपने मौजू की वजाहत को एक मकसद बनाएं। तो इस हवाले से मैंने इंजीनियरिंग की या किसी और इनकी मिसालें दी हैं ताकि आपके जहन के अंदर ये चीज़ जो है ना वो समा जाए कि ये जो सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है उसका स्कोप क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों है, उसको उसका इस्तेमाल क्या है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो है आप एक ज़िंदगी से वाबस्ता ज़िंदगी के साथ जो मुत्तल्लिका जो एग्जाम्पल्स हैं जब उसको आप देखेंगे और फिर इस सिविल प्रोसीजर कोड को आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें जो है ना आसानी से और जो है वो आपको समझ में आएंगी और सादगी से किसी बहुत ज़्यादा लीगल टर्मिनोलॉजी में जाए हुए आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब जब आपके जहन में एक बात आती है और आप कि किसी के साथ कोई शिकायत है, दावा है, शिकायत से ज़्यादा दावा प्रॉपर लफ्ज़ है, किसी के लिए के ख़िलाफ़ आपका कोई दावा है, प्रॉपर्टी का दावा है, पैसों के लेन देन का दावा है, किसी और सिविल नौयत के किसी चीज़ का दावा है, तो आपको कोर्ट में जाना होगा उस दावे को साबित करने के लिए। जब आप उस दावे को साबित करने के लिए कोर्ट में जाएंगे तो आपको एक दरख्वास्त देनी होगी जिसको प्लेंट कहते हैं। कोर्ट को दरख्वास्त देनी होगी। जब वो दरख्वास्त आप देंगे तो 9 ऐसे नुक्ते हैं जिनको आप उस दरख्वास्त में लिखेंगे। जब वो 9 नुक्ते या 9 पॉइंट्स उसमें शामिल करेंगे दरख्वास्त में तो आपकी दरख्वास्त इस काबिल होगी कि आप उसको कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकें, फाइल कर सकें, सबमिट कर सकें। अब वो 9 कौन से नुक्ते हैं जो आपके ख्यालात को, आपकी सोच को जो है वो एक दरख्वास्त की शक्ल में सामने ला सकता है। सबसे पहले आपको उस दरख्वास्त में कोर्ट का नाम लिखना पड़ेगा जहां पे आप दरख्वास्त देना चाहते हैं। अपना नाम लिखना पड़ेगा, अपनी तफसीलात जिसमें आपकी रिहाइश वगैरह है वो लिखने पड़ेंगे। जिसके खिलाफ आप दरख्वास्त देना चाहते हैं उनकी डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी, उसका नाम लिखना पड़ेगा, उसका पता लिखना पड़ेगा, जहाँ पे उसको नोटिस सर्व हो सकते हैं। अगर
दरख्वास्त गुजार अंडर एज है, एडल्ट नहीं है, बालिग नहीं है, या उनकी दिमागी सलाहियतें दुरुस्त नहीं हैं, वो अनसाउंड माइंड है, तो उसके लिए दरख्वास्त गुजार एक स्टेटमेंट उस दरख्वास्त के साथ देगा। किस सूरत में? अगर दरख्वास्त जिसका क्लेम है वो छोटी उम्र का है, माइनर है, या अनसाउंड माइंड है, जिसके ब्याह पे जो भी दरख्वास्त दे रहा हो। उसके बाद काज ऑफ एक्शन की डिटेल देनी पड़ेगी। अब काज ऑफ एक्शन क्या है? काज ऑफ एक्शन बुनियादी तौर पे जो फैक्ट्स हैं उस केस के और उसकी जो लीगल जो स्टेटस है उसके सेट को, उसके मजमूए को इंतहाई सादा अल्फाज में आप काज ऑफ एक्शन कह सकते हैं। वो किस तरह? वो इस तरह कि आप किसी के खिलाफ दावा दाखिल करते हैं, सूट फाइल करते हैं, तो पेरेंट में लाजमी तौर पे उस सूट की उस दावे की डिटेल देंगे। डिटेल में क्या हो सकता है? डिटेल में ये हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी कहाँ है, इस प्रॉपर्टी का टाइटल किसके नाम पे, मालिक कौन है, उसके डॉक्यूमेंट्स में क्या इंदराज है मालिक के तौर पे, किसका नाम है, ये कब जो है आपने परचेज़ किया था या इनहेरेंट कब से है, और इस तरह की जो तफसीलात हैं आप उसके अंदर देंगे। और फिर ये कि उसको हथिया कौन रहा है, आपके खिलाफ किसके पास है वो, और उसके पास क्यों है, जो आपका खिलाफ जो डिफेंडेंट है या जिसको आप अपने जो है वो जिसके खिलाफ आपने दावा दाखिल किया है, तो ये एक काज ऑफ एक्शन जो है आपका बन गया। उसके बाद आपने वैल्यू क्या है वो लिखना है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। $50 लाख का वैल्यू है, 1 करोड़ का वैल्यू है, 2 करोड़ का वैल्यू है, 5 करोड़ का वैल्यू है। आपको वैल्यू उसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा कि ये इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है। अगर पैसों का कोई क्लेम है, आपने सूट दाखिल किया, तो आपको पेरेंट में वो अमाउंट लिखनी पड़ेगी कि जी इतने रुपयों का मेरा क्लेम है। जब ये सारी 9 की 9 पॉइंट्स जब आप लिखेंगे तो आपकी जो दरख्वास्त है, जो प्लेंट है, जिसको आप पेश करना चाहते हैं, उसमें वो पेश होने के लीगली काबिल हो गए कि आप उस दरख्वास्त को मुत्तलिका कोर्ट में पेश कर रहे हैं। अब ये हम आर्टिकल 7 रूल 1 के इंग्रेडिएंट्स अज्जाए तरकीब हमने डिस्कस की है।
कि ये जो अज्जा हैं जो 9 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है, वो अज्जा यानी ये अज्जा हैं, और इन अज्जा को पार्ट ऑफ द प्लेंट बनाया जाएगा, तभी प्लेंट जो है अपने लीगल जो एक स्टेटस है उसको अर्न करेगा। अब ये तो दरख्वास्त आपने दी, आपने दरख्वास्त फाइल की, प्लेंट फाइल किया। मैं बार बार दरख्वास्त करता हूँ, एक तो लफ्ज़ प्लेंट है, लेकिन चूँकि ये बिगनर्स के लिए, लिहाजा ये ज़रूरी है कि इंतहाई सादा अल्फाज इस्तेमाल करके कंसेप्ट जो है क्लियर करूँ कि कंसेप्ट क्या है, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ या जो चीज़ डिस्कशन में आ रही तो उसका कंसेप्ट क्या है। अदरवाइज़ ये दरख्वास्त नहीं है, इसको प्लेंट ही कहते हैं। तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ जो लीगल टर्मिनोलॉजी से, उससे इस स्टेज पर। उसके बाद जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आपकी दरख्वास्त एडमिशन के प्रोसेस में दाखिल हो जाएगा। उसका एक फिर अलग प्रोसीजर है, उसको हम किसी और वक्त डिस्कशन में लाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ वो ये है कि दरख्वास्त तो पेश कर दी, फाइल हो गई, लेकिन ये प्रैक्टिस में ये चीज़ देखी गई है कि फौरी तौर पे जिसके खिलाफ आपने दावा दाखिल किया वो सूट को आगे बढ़ाने यानी उसको एविडेंस तक लाने से पहले उसकी ये ख्वाहिश होती है कि इस लेंदी प्रोसेस पर जाने से पहले क्यों न इस पेलेंट को रिजेक्ट करवाया जाए। तो उसका रिजेक्शन ऑफ द पेलेंट का भी एक प्रोसीजर है, उसके भी ग्राउंड्स है। उसको उन ग्राउंड्स को कंसीडर किए बगैर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, और वो ग्राउंड आर्टिकल 7 रूल 11 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को इसमें दिया गया है। अब वो क्या है, वो सबसे पहले जब वो एप्लीकेशन आप दाखिल करेंगे प्लेंट के रिजेक्ट होने के, तो उसमें आपको काज ऑफ एक्शन जो डिस्क्लोज किया गया है आपने उसको नेगेट करना है कि जी जो काज ऑफ एक्शन है वो डिस्क्लोज किया ही नहीं गया है। क्यों कि किसी भी प्लेंट को एडमिट होने के लिए काज ऑफ एक्शन को डिस्क्लोज करना जरूरी है। अगर आप ये कहते हैं कि काज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं किया गया और काज ऑफ एक्शन की जो डिटेल्स है मैंने आपको बताई हैं क्या होती हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका एक ग्राउंड बन जाएगा फॉर द रिजेक्शन ऑफ द पेलेंट। दूसरा उसके अंदर जो पॉइंट है जो आप शामिल कर सकते हैं और शामिल करना मैंडेटरी है, इनमें से कोई भी जो मैंने पॉइंट्स बताए उनमें से कोई एक भी अगर वैलिड हो जाए, प्रूव हो जाए कि ये जो है डिफिशिएंसी है उसमें, तो पेलेंट रिजेक्ट हो जाएगा। अब वो दूसरा क्या है, जो पेलेंट आपके मुखालिफ ने जो दाखिल किया, दावेदार ने आपके खिलाफ, वो उसने जो प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो नहीं जाहिर की जो एक्चुअल उसकी कीमत है।
कीमत अगर अंडर वैल्यूड है, लेकिन उसमें एक फर्दर ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि उस में अगर अंडर वैल्यूड है और कोर्ट ने उसको टाइम दिया है उस डिफिशिएंसी को दूर करने के लिए, तो फिर ये पॉइंट बाकी नहीं रहेगा। लेकिन कोर्ट ने उसकी डिफिशिएंसी को दूर करने का टाइम तो दिया है, लेकिन उस मुकर्रर टाइम में वो डिफिशिएंसी जो है रिमूव नहीं की गई, तो ये लीगल पॉइंट है फॉर द रिजेक्शन ऑफ द पेरेंट। सिमिलरली आपने कीमत तो या उसका जो वैल्यू है वो तो ठीक जाहिर किया, लेकिन स्टैम्प जो आपने उसके साथ अटैच किए वो उस कीमत के नहीं है, यानी उस वैल्यू से कम वैल्यू के हैं। आपने सपोज टू से कि आपने 1 करोड़ रुपए की वैल्यू जाहिर की और उसकी कोर्ट फीस जो है वो 15,000 रुपये है अंडर द लॉ, लेकिन आपने 5,000 रुपये अटैच किए, कोर्ट में सबमिट कराए, जमा कराए, तो ये एक लीगल ग्राउंड है आपके पेरेंट रिजेक्ट होने का। इसमें भी वही ऑप्शन है, इसके अंदर भी वही ऑप्शन है कि कोर्ट टाइम देगी कि जी आप इस डिफिशिएंसी को दूर करें। अगर वो फिक्स टाइम पे डिफिशिएंसी दूर करते हैं तो ये लीगल पॉइंट फॉर द रिजेक्शन ऑफ पेमेंट नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो गिवन टाइम में नहीं वो किया तो ये लीगल जो ग्राउंड है फॉर द रिजेक्शन ऑफ पेमेंट बन जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट है, वो ये है कि कोर्ट कंसीडर करेगी इस बात को कि जो प्लेंट पेश किया गया है वो किसी कानून के तहत बाढ़ तो नहीं है। अब किस कानून के तहत बाढ़ होना है ना होना ये देखना कोर्ट का काम है। जो डिफेंडेंट है जिसके खिलाफ ये क्लेम है, जो प्लेंट को रिजेक्ट करवाना चाहता है, वो उसने लिखना है कि जी फला लॉ के तहत ये चीज जो है बाढ़ है। मसलन किसी भी क्लेम के लिए टाइम लिमिट फॉर द फाइलिंग ऑफ द सूट साल है, लेकिन आप 8 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद कोर्ट में आते हैं और अपना क्लेम फाइल करते हैं इन द शेप ऑफ प्लेंट। डिफेंडेंट जो है, जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, जिसके खिलाफ आपने सूट फाइल किया है, वो ये कहता है कि ये अंडर द लिमिटेशन लॉ ये बार्ड है, और अगर वो साबित करता है कि ये बार्ड है तो प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से जहां पे प्रॉपर्टी है, कोर्ट का वो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं है। सपोज करें कि प्रॉपर्टी किसी एक डिस्ट्रिक्ट की है और केस किसी और डिस्ट्रिक्ट में फाइल हो गया है, और डिफेंडेंट आके कोर्ट में कहता है कि ये जो सूट फाइल हुआ है मेरे खिलाफ, जो दावा दाखिल किया गया है मेरे खिलाफ, वो इस
कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में नहीं है, अगर ये वो साबित करता है तो पेलेंट रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के मुख्तलिफ जो सेक्शंस हैं उसको अगर फॉलो नहीं किया गया ड्यूरिंग एनी कंसीडरेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, सेल्स और परचेज में, ट्रांसफर में, तो उस बुनियाद पर पेलेंट रिजेक्ट हो सकता है। अब इस सारे जो सूरत हाल है उसमें हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया मेनली। एक चीज़ ये डिस्कस किया, एक चीज़ कि जी पेलेंट पेश करने के लिए, सूट फाइल करने के लिए कौन कौन से 9 ग्राउंड्स रिक्वायर्ड हैं अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, और दूसरा कि पेलेंट विदाउट फर्दर प्रोसीडिंग इनिशियल स्टेज पे किन किन ग्राउंड्स पे रिजेक्ट हो सकता है। कि इस डिस्कशन में आपने और बिलखुसूस वो लोग जो लॉ एजुकेशन से वाबस्ता हैं, वो बच्चे जो LLB कर रहे होंगे या कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगा। और मैंने जैसे पहले वीडियोस में भी यही कहा और अब भी यही कह रहा हूँ कि सजेशंस जो है इसको फर्दर इम्प्रूव करने के लिए, इसको बेहतर करने के लिए जो है उनको अप्रिशिएट किया जाएगा, उनको वेलकम किया जाएगा, उनको कंसीडर किया जाएगा। और साथ में हम एक और प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं जो आने वाले दिनों में हम करेंगे। वो हम सोसाइटी के मुख्तलिफ लोगों के जो लीगल इश्यूज़ हैं उस पर हमसे वो क्वेश्चन कर सकेंगे और हम उनको जवाब देंगे, ताकि वो अपने फ्यूचर के जो लीगल रेमेडीज़ हैं उनके बारे में ख़ुद वो फैसला कर सकेंगे किस तरह वो रेमेडी हासिल करना चाहते हैं अपने किसी शिकायत की या किसी कंप्लेन की या किसी कानूनी चीज़ की। बहुत शुक्रिया।